नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2026 और हम आपके लिए आए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल। दोस्तों आज का पहला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज मुंबई के कितने पारसी डॉक्टरों को देने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 डॉक्टर। यानी कि हाल ही में जो पाकिस्तान की एक पुरस्कार है यानी कि जिसका नाम है निशान-ए-इम्तियाज, उसमें 2 पारसी डॉक्टरों को ये सम्मान जो है दिया जाएगा, इसका घोषणा किया गया है। अगर हम बात करें तो निशान-ए-इम्तियाज क्या है? ये पाकिस्तान के एक प्रमुख और सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसे इंग्लिश में हम ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एक भारत का पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। इसकी करेंसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। भारत की तरह पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों 14 अगस्त 1947 को बँट गए थे, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो भारत से अगर अलग हुआ था तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग यहाँ आए और भारत से वहाँ गए थे और इसी समय जो है 14 अगस्त को, जिसे भारत का एक काला दिन भी बोला जाता है, बहुत सारी संख्या में लोग इस दिन मारे भी गए थे, ये आपको सबको पता होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो यहाँ एक शहर है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर है, कराची, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत की जो पूर्वी सीमा है, जो पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वो भारत से लगती है और भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती है। और हमारा जो है जम्मू कश्मीर में जो एक विवादित जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि भारत जो है पूरे जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र मानता है और हमारा वो क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है, तो इसका लेकर के जो है भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच जो है हमेशा कुछ न कुछ जो है टेंशन रहती है, ठीक है। अगर बात करें जो न्यूज़ में पारसी डॉक्टर की बात हुई है, वो पारसी समुदाय को भी जान लीजिए। अगर हम बात करें पारसी समुदाय की, तो ये जो समुदाय हैं, जो 2 पारसी हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनको जो है निशान-ए-इम्तियाज़ जो पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे नवाजा जाएगा, इसकी जो है घोषणा किया गया है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय नौसेना ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना है वो लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी। तो हाल ही में अब देखेंगे कि जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर भारतीय जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक टेस्ट किया है, जो टेस्ट का नाम है लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम प्लिंथ। इसका उद्घाटन उन्होंने किया है और ये नेवी से जुड़ा हुआ है। भारत की अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम जो है ये एक महत्वपूर्ण भारत का नेवी बेस है। ये ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। अगर नेवी की बात होती है तो जो भारत की नेवी की अगर हिस्ट्री देखें, एक बार इतिहास देखें, तो ये रॉयल इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ था और बाद में जब 1950 में इसका नाम जो है इंडियन नेवी आज़ादी के बाद जो है इसको किया गया था, ठीक है। हमारे तीनों आर्म फोर्स में जो जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और अगर हम बात करें इंडियन नेवी डे, तो हर साल जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो इसका संबंध है वो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के संबंध में जो ऑपरेशन एक ट्रिनेट चलाया गया था, उसी के याद में ये मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है ना, बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव किससे संबंधित है? तो एक पुस्तक है बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव, ये सोनिया गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन बी सोनिया गांधी से संबंधित है, ठीक है। ये दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत ही कह सकते हैं कि जो सोनिया गांधी के जो जुड़ी जो लाइफ है, जो उनकी जन्म हुआ था इटली में और बाद में फिर वो भारत आए हैं, भारत के नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर राजीव गांधी से उनका शादी हुआ और जो राजीव गांधी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो चीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी, तो ये इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली प्रधानमंत्री थे, है ना। और आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी के जो पिता थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। अगर हम बात करें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी नाम में आ रहा है, तो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका भी बात आएगा। तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुआ था और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
इंडिया डे फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? जो इंडिया डे फेस्टिवल 2026 है उसका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन सी मास्को। तो हाल ही में मास्को में दोस्तों जो है मास्को, क्योंकि ये रूस की राजधानी है, भारत से बाहर की है, तो यहाँ पर इंडिया डे फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है, आयोजित किया गया है, ठीक है, मास्को में। अगर हम बात करें रूस का दोस्तों, तो रूस की जो करेंसी है वो रशियन रूबल है, यानी कि जो रूसी रूबल है वो यहाँ की करेंसी है। और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो जो रूस है वो दुनिया के सबसे बड़ा, जो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को अगर समझना होगा, तो अगर आपको पता होगा तो जो रूस है वो हम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें रूस एक परमानेंट मेंबर है, और अपना वीटो पावर करके वो भारत के पक्ष में कई तरह का जो है फैसला जो वो सुनाने का कोशिश करता है। तो ये भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप भारत के और उसके साथ बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, सिर्फ बायलैटरल पार्टनर नहीं है। हम ब्रिक्स में हैं, एससीओ में हैं, G20 में हैं, तो बहुत सारे समूह में हम भारत रूस जो है वो कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे को, खास करके डिफेंस, एनर्जी, स्पेस हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से एक बात याद आया कि भारत के जो कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें जब निर्माण हो रहा था उसका, तो उसमें रूस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। हमारा जो अगर हिस्ट्री देखा जाए तो रूस के साथ बहुत ही अलग तरह का है। जब रूस सोवियत संघ था तो 1971 में हमने ट्रीटी ऑफ पीस जो फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन किया था सोवियत यूनियन से, तो हमारा इतिहास जो है रूस के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सिल्वर लोन के लिए विशेष शाखा खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी, है ना। जो सिल्वर लोन है उसके लिए विशेष शाखा खोलने वाले भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी? तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ और बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक एनबीएफसी है हाल ही में, तो ये पॉल मर्चेंट फाइनेंस, जो पॉल मर्चेंट फाइनेंस है, ऑप्शन सी, इन्होंने अभी जो है भारत में जो है सिल्वर लोन के लिए एक विशेष शाखा जो है वो खोली है, ठीक है। ये दोस्तों अगर हम बात करें एनबीएफसी, तो एनबीएफसी जो होता है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो ऐसी कंपनी होती है जो कई तरह की फाइनेंशियल सर्विस तो उपलब्ध कराती है, लेकिन हर मामले में वो कमर्शियल बैंक के समान नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो उस तरह की ये बैंक नहीं होती है, फाइनेंशियल सर्विस देती है, लेकिन इसका जो वर्क होता है वो कमर्शियल बैंक से अलग होता है, कमर्शियल बैंक की तरह नहीं होता है, ठीक है। अगर भारत में एनबीएफसी की बात करें तो ये फाइनेंशियल, अगर एनबीएफसी जो होता है इसको रेगुलेट कौन करता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ही करती है, ठीक है। अब आरबीआई को अगर देखा जाए तो क्योंकि आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, और बाद में फिर 1949 में जो है इसको रैशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीआई होता है वो अगर हम बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी भूमिका निभाता है आरबीआई हमारा। अब सवाल आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो ये हर साल जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, तो ये सारी चीज़ जो है वहाँ पर जारी किए जाते हैं। तो ये कॉमन है, ये सब सवाल जो है आते रहते हैं। एक बार आप जब अपडेट होगा जो करंट जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स से होगा उसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग के लिए G2G समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तेल एंड गैस सहयोग के लिए G2G समझौता किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारत ने हाल ही में मॉरिशस के साथ ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के लिए G2G जो है वो समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। और यहाँ G2G को समझिए, G2G मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना। और मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की जो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है ना। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉर्टियन रुपीस, जो मॉरिशियस रुपीस है उसको यहाँ की करेंसी बोला जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की कंटेंट्स में, तो हमारे लिए मॉरिशस एक इम्पॉर्टेंट देश बन जाता है। भारत के साथ जो सागर रीजन में भी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सागर की अगर बात करें तो सागर एक मैरीटाइम से जुड़ा हुआ हमारा एक सिक्योरिटी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और भारत और मॉरिशस के बीच जो है हमारा ऐतिहासिक जो संबंध है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग जो हैं बड़ी आबादी में जो है मॉरिशस में रहते हैं, ठीक ना। और अगर बात करें मॉरिशस का, तो ये अफ्रीकन यूनियन का भी सदस्य देश है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किससे सौंपी गई है? तो अभी आप देख रहे होंगे कि भारत भर में हर जगह जो है छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, और उसमें कुछ हिंसा हो गया था दिल्ली में।
और या फिर कहीं और भी जो हिंसा हुआ उस चीज़ को जांच के लिए एक गठित किया गया समिति गठित किया है, वो किसे सौंपा गया है? तो न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये छात्र के जो हिंसा जांच समिति है वो इसका अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो जो जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व जस्टिस रह चुके हुए हैं। ठीक है, जज रह चुके हुए हैं। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 124 से 147 से संबंध रखता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष है। ठीक है, हाई कोर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, हाई कोर्ट वाले जो जज होते हैं उनको 62 वर्ष होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट एज होता है वो 65 वर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 32, यहाँ पर आप जो है रूट वो राइट टू कंस्टिट्यूशनल रिमेडी है, रिट जो है आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जब संविधान की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर से जुड़ा हुआ बात हुए जो आर्टिकल 32 को उन्होंने बोला था, हृदय और आत्मा, तो इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्र सरकार ने किस शहर को वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? केंद्र सरकार ने किस शहर को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका, ये शहर है चेन्नई, ऑप्शन बी। तो चेन्नई जो वाटर और सैनिटेशन है उसके साथ जो है वो एडीबी जो है वो समझौता किया है। अगर हम बात करें एडीबी, तो एडीबी का होता है फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी है ना। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। एडीबी का जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने सारे क्षेत्र हैं उसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। और भारत एडीबी की अगर हम बात करें तो भारत एडीबी का जो फाउंडिंग मेंबर भी है ना। और चेन्नई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी भी है और भारत के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है। तो ये जो समुद्री आवाजाही होता है वहाँ पर एक देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल और जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ जो वहाँ पर जो भी भारतीय जो जहाज है आते हैं तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों अगर हम बात करें, जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6B के तहत किससे नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है? ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6B के तहत किससे नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है? तो दोस्तों जो सेक्शन 6B है अगर हम बात करें उसमें जो सिटीजनशिप है, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं यानी कि जिला कलेक्टर होते हैं उसको जो है सिटीजनशिप प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, जिला कलेक्टर। अगर हम बात करें दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 5 में आर्टिकल 5 से 11 तक इसको जो है संबंधित है। और आर्टिकल 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पार्लियामेंट में जो है सिटीजनशिप से संबंधित कानून बनाने का पावर देता है। और भारत में तो आपको पता ही है कि भारत में जो सिटीजनशिप की जो व्यवस्था है वो सिंगल सिटीजनशिप है। आप यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। सिंगली जो एक क्या बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप उसकी व्यवस्था यहाँ पर है। और भारत में जो सिटीजनशिप है वो कई तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर नेचुरलाइजेशन हो गया, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया। जब कोई राज्य देश जो है हमारे देश में आकर के मिल जाता है तो भी आपको ऑटोमेटिकली जो वो भारत की नागरिकता मिल जाता है। इसके बाद बात आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि CAA 2019। और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से सेक्शन 6B को जोड़ा गया था, है ना। और सिटीजनशिप में किस लिस्ट में सब्जेक्ट है? तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सिटीजनशिप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और सवाल की जो सिटीजनशिप है ये गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में प्रत्येक नागरिक को 30,000 रुपये नगद देने की घोषणा किसने की है? हाल ही में प्रत्येक नागरिक को 30,000 रुपये नगद देने की घोषणा किसने की है? तो ताइवान। तो ताइवान जो है नागरिकों को 30,000 रुपये देने की घोषणा की है, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। आपको पता होगा ताइवान जो कि एक ईस्ट एशिया में एक स्थित देश है, आइलैंड है। अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी तो ताइपाई है और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ताइवान, क्योंकि ये चाइना के जो मेनलैंड चाइना है उसका यहाँ पर एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं ताइवान स्टेट,
जो बहुत ही विवादित क्षेत्र है, और चाइना जो है इसको, ताइवान को अपना जो है भाग मानता है ना। पूरी दुनिया जो है वो ताइवान को अलग सपोर्ट करता है और चाइना जो है इसको अपना मानता है, तो देखा जाए तो। और एक और पॉइंट देखा जाए, ताइवान पूरी दुनिया के लिए जाना जाता है, तो वो है सेमीकंडक्टर। आप जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ताइवान जो है वो एक प्रमुख केंद्र होता है। पूरे वर्ल्ड में जितने सारे सेमीकंडक्टर बनते हैं उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा 90% से ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टर वो ताइवान में बनता है, ठीक है। अगर सवाल आया दिमाग में तो सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर चिप क्या काम करती है, तो ये स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स और आज तो एआई सिस्टम, ये सारी चीज़ में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है, ठीक है। अगर हम ताइवान की अगर देखें, मैप पर देखें, तो ये एक विशाल पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर स्थित एक देश है, और इसके दक्षिण में जो है वो एक लुजोन स्ट्रेट भी आता है। इसलिए अगर देखा जाए तो ताइवान केवल पॉलिटिकल न्यूज़ की तरह नहीं है, ये इसका इंपॉर्टेंस हमारा देश अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इन सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताइवान के लिए, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना? एनालॉग पनीर पर रोक लगाने वाला जो बिक्री है उस पर रोक लगाने वाला 5वां राज्य कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में जो है जो एनालॉग पनीर है उस पर रोक लगाने वाला 5वां राज्य बन गया है। और सवाल दिमाग में आता है कि ये एनालॉग पनीर है क्या? तो सबसे पहले इसको समझते हैं आसान भाषा में। जो ट्रेडिशनल मिल्क बेस्ड जो पनीर होता है उसका अल्टरनेटिव ये होता है जो नॉन डेयरी फैट, या कह सकते हैं कि कुछ दूसरे सब्स्टिट्यूट से इसको बनाया जाता है, जिसमें दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉन डेयरी फैट जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और फूड सेफ्टी से देखा जाए तो ये कुछ राज्यों का, कुछ जो हमारे शोधकर्ताओं हैं उनको मानना है कि ये बॉडी के लिए सही नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर इस चीज़ को बैन किया जा रहा है। अगर हम बात करें भारत में जो फूड है, जो इसकी सिक्योरिटी देखने वाला काम करता है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, यानी कि फसाई, है ना। तो फसाई की जो स्थापना है वो आपका 2006 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश भारत के एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी शिमला है, और ये 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और चीन, इन सब से बॉर्डर जो है ये साझा करता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना, जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको आईयूसीएन रेड लिस्ट में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपना स्टार मार्क कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मोनार्क जो है ये बहुत ही देखा जाए तो ये रेड लिस्ट में इसको लाया गया है। तो ये रेड लिस्ट के किस हिस्से में इसको लाया गया है? तो ये है क्रिटिकली, ऑप्शन ए, क्रिटिकली इंडर्ड, है ना। तो क्रिटिकली इंडर्ड है, ये खत्म होने के कगार पर है। ये लास्ट वाले जो होते हैं वो उस कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन ए क्लिक करो, क्रिटिकली इंडर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें दोस्तों मोनार्क बटरफ्लाई की, अगर बात करें तो ये बहुत ही पर्यावरण के लिए, पर्यावरण दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास बात है कि ये लंबी दूरी की जो माइग्रेशन है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है, और ये एक बटरफ्लाई का स्पेसीज है। अगर हम बात करें तो इसका जो लार्वा होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आईयूसीएन, तो आईयूसीएन का आपको पता होगा कि ये एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। इसका है जो हेडक्वार्टर है वो लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये जो आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या करती है, इसका काम क्या है? तो ये जो स्पेसीज होते हैं उसको ग्लोबल जो एक्सटिंक्शन रिस्क है, जो हाई रिस्क होता है, उसको असेसमेंट करती है और फिर उसको लिस्ट में डालती है ताकि इसको बचाव किया जा सके, इसकी संरक्षण किया जा सके। इसीलिए जो अभी फिलहाल जो जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसको जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको डाला गया है। तो काफ़ी जरूर करें, है ना। खतरनाक तरह के देखा जाए तो इसको कैटेगरी में दिया गया है, इंडियर्स कैटेगरी, ठीक है। ऑप्शन क्रिटिकली, जो कि एकदम बिल्कुल विलुप्त होने वाला है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो खरपतवारी नाशी होता है वो मुख्य रूप से क्या है? ये अगर देखा जाए तो इसका नाम ही है जो ग्लाइफोसेट होता है, यानी कि जो ग्लाइफोसेट होता है वो मुख्य रूप से ये खरपतवार नाशी है, उसी को हम ग्लाइफोसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट टॉपिक से अगर बात करेंगे तो ये सवाल बन सकता है, ठीक है। आप इसको एक बार क्लियर कर लो कि जो ग्लाइफोसेट है ये एक जो है हर्बिसाइड है, यानी कि इसको हम
पतवारी नासी भी बोलते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हर्बिसाइड क्या होता है, ये हर्बी जो साइड है वो क्या काम करती है। तो जो हर्बिसाइड होता है इसका उपयोग जो है वो जो अनवांटेड प्लांट होता है, जैसे कि उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि खेत में बहुत सारे मान लें धान बोया, ठीक है, तो उसके साथ ये कुछ एक्स्ट्रा घास जो उग जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो ग्लाइफोसेट है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हर्बिसाइड के रूप में भी जाना जाता है, और ये एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे कि जो किसान है इसका इस्तेमाल भी करते हैं ग्लाइफोसेट को, ठीक है। अगर बात करें तो ये जो क्रॉप होता है जिसमें न्यूट्रिशन होता है और जो जिसमें वाटर की ज़रूरत होता है, तो इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक-एक करके हम समझते हैं। जैसे कि हर्बिसाइड, तो ये क्या है, खरपतवार के लिए है, इंसेक्टिसाइड कीटों के लिए है, और जो एक आता है फंगिसाइड जो कि फंगल डिजीज़ के लिए है। तो ये सारे कुछ न कुछ जो है ये साइड हैं आते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है, तो एक चीज़ को इसको आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब भारत में जो पेस्टिसाइड की जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, तो ये सेंट्रल जो इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी कि CIBRC है, ये इसको कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा भारत के किस राज्य से लगती है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सबसे लंबी सीमा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो शेयर करता है भारत और बांग्लादेश के बीच, हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो, ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश के साथ हमारा 5 राज्य है उसकी सीमाएँ लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। पहले हमने बताया था बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश का आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। 1971 में ये आज़ाद हुआ था, यहाँ की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी बहती है, तीस्ता नदी, ठीक है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जो है उस पर जो है बातचीत जो है वो शुरू हो गई है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड श्रम संबंधी मुद्दे के संदर्भ में चर्चा में रहने वाले ILO किस प्रकार की संस्था है। तो जो ILO है ना, हाल ही में ये चर्चा में रहा था, तो ये ILO किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की विषय स्वीकृत एजेंसी है, यानी कि ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र की विषय स्वीकृत एजेंसी है ना, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका पूरा नाम देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये 1946 में जो यूनाइटेड नेशन है उसकी पहल से ये बना था, और ये दुनिया भर के जो लेबर होते हैं, वो जो श्रमिक होते हैं, उनको ये देख-रेख और उनकी जो है उनके लिए ये काम करता है ना। अगर हम बात करें ILO का, तो ये जितने सारे जो लेबर राइट हैं, सोशल जस्टिस उनसे जुड़े हुए हैं, उन सबको ये प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ILO को, इंडियन जो इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 1969 में, तो इसको भी आपको याद करना होगा। अब बात आती है कि ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है ना, तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है, अगर आसान भाषा में देखना हो तो एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम या सर्विस जो है वो कनेक्ट की जाती है, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्विगी, ज़ोमैटो से जुड़े हुए वर्कर होते हैं, जिसके वो आप बोल सकते हैं गिग वर्कर, है ना। तो गिग वर्कर जो प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट में आता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, वर्किंग कंडीशन है, इनकम सिक्योरिटी है, ये सारे तमाम मुद्दे जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कोई एक जो होता है ना सरकार का रेगुलेट कि जो आप गिग वर्कर हैं तो इनको इतना जो वर्किंग कंडीशन है 5 घंटा 6 घंटा काम करेगा, इस तरह का कुछ नहीं है, इतना इनकम होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तमाम तरह के जो परेशानियाँ हैं इनको, उससे जुड़ा हुआ ये चीज़ है, ठीक है। और उसको ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में इसलिए क्योंकि बहुत सारी संख्या में लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, गिग वर्कर खास करके, ठीक है। तो ये काम करती है ILO, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।